नमस्कार साथियों, मैं आरजे राघव आप सभी का स्वागत करता हूं प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे में। और हर बार की तरह हम मुलाकात करते हैं अपने ही अंचल के किसी खास मेहमान से। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रश्मि गोयल। आप इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं। आज हम आपसे जानेंगे निसंतानता के बारे में, IVF के बारे में और इसी से जुड़ी बहुत सारी बातें। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो धूम के प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे में। धन्यवाद मैम, प्रोग्राम में हम आगे बढ़ेंगे, आपसे बहुत सारी बातें जानेंगे, जानकारियां आपसे लेंगे हम। मगर सबसे पहले निजी रूप से मैं एक प्रश्न पूछता हूं अधिकतर और जानना चाहता हूं, जब भी हम डॉक्टर्स की बात करते हैं तो आपने ये फील्ड क्यों चुना? और डॉक्टर बनने के दो प्रकार से लोग डॉक्टर बनते हैं। एक तो पूरे परिवार में सभी डॉक्टर हैं, पिताजी डॉक्टर हैं, माताजी डॉक्टर हैं, दादाजी डॉक्टर हैं, तो पूरा परिवार बोलते हैं कि डॉक्टर फैमिली हो गई। और कुछ ऐसे होते हैं जिनके माता पिता ख्वाब देखते हैं कि हमारा बेटा या बेटी डॉक्टर बनेगी। तो आपके परिवार में सभी डॉक्टर हैं या आप इकलौती डॉक्टर हैं? जी राघव, मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड है। जो मेरी फैमिली में मेरे चाचा जी डॉक्टर रहे हैं, मेरे मेरे पिताजी बिजनेसमैन रहे हैं। तो मैंने शुरू से ही एक मेडिकल बैकग्राउंड में मैंने जन्म लिया है। और उसी को देखते हुए मेरी बचपन से ये ख्वाहिश थी कि मैं भी इन्हीं के जैसे इनको फॉलो करते हुए एक अच्छी डॉक्टर विशेषज्ञ बनूं और समाज को अपनी सेवा दे सकूं। बिल्कुल, और बहुत बढ़िया फील्ड है ये। मगर इसमें छुट्टियां नहीं होती, अधिकतर हम देखते हैं आप हमेशा बिजी रहते हैं। अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं डॉक्टर्स में, तो आपने इनफर्टिलिटी ही क्यों चुना? इनफर्टिलिटी यह सुनने में तो बहुत ही मैं छोटा सा शब्द लगता है, पर जब आप कभी भी इनफर्टाइल कपल से मिलेंगे तो जब उनकी पीड़ा को समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये कैसा सब्जेक्ट है। और जब मैं गायनेकोलॉजिस्ट बन रही थी, जब मैंने अपनी OBGY की डिग्री हासिल की, उस दौरान ही जब हम कुछ ऐसे पेशेंट से भी मिलते थे, तब हमें एहसास हुआ कि इसमें और एडवांस सब्जेक्ट भी है एक इनफर्टिलिटी, और अगर इस पे काम किया जाए तो हम समाज के लिए और भी अधिक कुछ कर सकते हैं इससे बेहतर। तो मैंने तब इस फील्ड में जाने का निश्चय किया। पढ़ाई में बहुत कठिन होती है। जब भी हम डॉक्टर्स की बात करते हैं, पहले तो नीट के एग्ज़ाम निकालने पड़ते हैं या फिर लोकल PMT के एग्ज़ाम निकालने पड़ते हैं, फिर उसके बाद यहाँ जाना पड़ता है। तो आप कैसे तैयारी करती थी? डॉक्टर फैमिली थी तो थोड़ा सरल हुआ, या फिर मेहनत उतनी ही लगती है चाहे आप डॉक्टर फैमिली से हों या फिर ना हो? देखिए, कोई भी सक्सेस या कोई भी मुकाम बिना मेहनत के हासिल नहीं हो सकता, चाहे वो डॉक्टर फैमिली हो या ना हो। तो इस चीज़ पे कोई शक नहीं, मेहनत तो हर कोई को करनी है। और यह भी कहना चाहूँगी कि सिर्फ आपको एक अप्रोच मिल जाती है, एक सही अप्रोच पे आप लीड करते हो कि अगर आपका कोई बैकग्राउंड ऐसा हो तो वो सपोर्ट सिस्टम आपके लिए एक अच्छा बनता है। मेहनत तो सभी को सेल्फ करनी है और वही मैंने भी की। चलिए, बहुत बढ़िया, और मेहनत करनी भी चाहिए। हम ये कह सकते हैं कि यदि फैमिली में सभी लोग डॉक्टर हों मगर खुद बनने के लिए मेहनत उतनी ही करनी पड़ती है। विरासत में हमें कोई चीज़ नहीं मिल पाती है यहाँ। मैम, प्रोग्राम में हम आगे बढ़ेंगे। रेडियो धूम 89.6 इंफोटेनमेंट स्टेशन है, मतलब जानकारियों के साथ साथ हम अपने श्रोताओं के मनोरंजन का भी ख्याल रखते हैं और संगीत से सभी लोग जुड़े रहते हैं। और हमें ऐसा लगता है कि आप भी संगीत से कहीं ना कहीं जुड़ी होंगी, गाने ज़रूर सुनती होंगी। तो कोई एक ऐसा गाना जो आपके ध्यान में आ रहा हो और हम अपने श्रोताओं को सुनाएं। अरे भैया, हम तुमको पकड़े ही काहे जब हमारे पास में टाइम नहीं है। Oh, no! अरे रेडियो धूम का जो पकड़ रखे हैं। अब देखिए, जानकारी रेडियो धूम में मिल जाती है, गाना सुन के अपना मनोरंजन भी कर लेते हैं, वो भी अपना काम करते करते। तो अब बताइए भला, हमारे पास में टाइम बचा नहीं ना? हाँ। रेडियो धूम का साथ ही कुछ ऐसा है, नॉलेज और एंटरटेनमेंट का ऐसा संगम जो हर किसी को भाए। रायगढ़ का हमारा अपना रेडियो स्टेशन रेडियो धूम, आवाज हमारी।
आइए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और जो श्रोता अभी अभी जुड़े हैं हम उन्हें बता दें कि अभी आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रश्मि गोयल। मैम, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और सीधे सीधे पहला प्रश्न हम आपसे पूछते हैं और ये जानना चाहते हैं, निसंतानता क्या है? निसंतानता अगर मेडिकली परिभाषा में आप समझना चाहते हैं तो यूँ समझे कि जब भी कोई कपल यदि वह 1 साल से बच्चे के लिए प्रयासरत है और वह बिना किसी कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ किए उन्हें 1 साल से अधिक हो जाता है इसके लिए प्रयास करते हुए, तब हम उस कपल को इनफर्टाइल लेबल कर देते हैं जी। लेकिन यदि किसी कपल में महिला की उम्र 35 वर्ष से अधिक हो और वह उन्हें प्रयास करते 6 माह से अधिक हो जाए तो 6 माह पश्चात ही आप उन्हें इनफर्टाइल लेबल कर सकते हैं, या यूँ कहें कि अब उन्हें 6 माह पश्चात ही ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता पड़ती है। मैम, इसके क्या लक्षण हो सकते हैं? जी, सिम्टम्स की बात करें तो डिपेंडिंग ऑन द कॉज, किस तरह के इनफर्टिलिटी का कारण क्या है, उस हिसाब से मरीज अपने लक्षण लेकर आते हैं। जैसे कि आजकल पॉलीसिस्टिक ओवरी बहुत ही आम कारण है जो हर 5वीं महिलाओं में हमको ये देखने को मिलती है। ये क्या है? पॉलीसिस्टिक ओवरी में यूजुअली महिलाएं माहवारी की अनियमितता या माहवारी काफ़ी कम जाना लेकर आती हैं। उनमें बहुतों में मोटापा बढ़ने के लक्षण भी दिखाई देते हैं, या काफ़ी हद तक डार्क पिगमेंटेशन, स्किन बहुत डार्क हो जाती है, या यूँ कहें कि उनमें एक्ने, पिंपल्स या अनचाहे बालों की ग्रोथ जैसे स्तन में, चेहरे पे, ये भी देखने को मिलती है। यदि किसी कपल में को चॉकलेट सिस्ट है या एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है, तब वो महिलाएं हमारे पास माहवारी के में अत्यधिक पीड़ा लेकर आती हैं। ये ऐसी भी महिलाएं ये भी बताती हैं कि उन्हें संबंध बनाने में पति से बहुत ज़्यादा अत्यधिक पीड़ा का सामना करना पड़ता है। यदि किसी महिला में ट्यूब का ब्लॉकेज हो, तब हमें उन महिलाओं में लंबे समय तक श्वेत प्रदर का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। वो बताती हैं कि उन्हें काफ़ी लंबे समय तक वाइट डिस्चार्ज था, उन्हें ईचिंग रहती है, और ऐसी महिलाओं में ट्यूबल ब्लॉकेज का देखने मिलता है हमें। कभी कभी ऐसी उम्र भी की महिलाएं आती हैं कम उम्र में जिनकी माहवारी या मासिक चक्र बंद हो गया हो, तो उनके टेस्ट कराने पर हमको मिलते हैं कि उनके शरीर में अंडे बनने के लक्षण कम हो गए हैं, जिससे कि वो इनफर्टिलिटी की तरफ जा रही हैं। यदि पुरुषों में बात करें तो पुरुषों में भी डिपेंड करता है कि उनके शुक्राणु किस तरह के हैं। यदि पुरुष में शुक्राणु की अत्यधिक कमी हो या शुक्राणु नील हो तो उनमें गोली का साइज़ वो बहुत छोटा या लिंग का साइज़ बहुत कम मिलता है, या वो यह भी बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे उत्तेजना में काफ़ी कमी हो रही है, या मुझे संबंध बनाने में रुचि नहीं है। कुछ पुरुष कभी कभी ऐसे भी आते हैं जो ये बोलते हैं कि मेरी पेशाब में धातु गिरता है, जिसे हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन बोलते हैं। तो ये सारे लक्षण के साथ जब मरीज आते हैं तो हम उनके एनालिसिस करना स्टार्ट करते हैं, कुछ टेस्ट करते हैं आगे, जिससे हमें पता चल पाता है कि क्या कारण है और फिर हम उसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। ये बीमारी कितनी कॉमन है मैम? यदि हम विश्व स्तर की बात करते हैं या फिर अपने छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, शुरुआत में लोग इसकी तरफ ध्यान नहीं देते थे, मगर अब धीरे धीरे केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो इसकी क्या वजह है और क्यों ऐसा हो रहा है ये? जी, यदि हम इंसिडेंस की बात करें, अगर इनफर्टिलिटी के इंसिडेंस देखें हम खासकर हमारे भारत में, तो यह साल दर साल आप महसूस करेंगे कि ये हर साल बढ़ रहा है। यदि आप अपने इर्द गिर्द भी निकलते हैं और आसपास भी देखते हैं तो आप जिससे भी बात करेंगे आपको ये समझ में आएगा कि आज हर भारत में 6 कपल, 6 में से 1 कपल आज इनफर्टाइल है। तो यह वाकई बहुत ही गंभीर समस्या है, और WHO डेटा के अकॉर्डिंग जो इनफर्टिलिटी का इंसिडेंस है वो 11.8 है, या अगर आप इसे ब्रॉड रेंज में समझना चाहें तो आप उसे 10 से 16% भी मान सकते हैं। तो यह काफ़ी गंभीर समस्या है और जिसका निदान करने की आवश्यकता है। उम्र का कितना प्रभाव पड़ता है यदि हम महिलाओं की बात करें या फिर पुरुषों की? जी, उम्र का डेफिनेटली बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है, खासकर महिलाओं पर। महिलाओं का जो ज़्यादातर डायरेक्ट प्रभाव होता है वो अंडों पर होता है, जिसे हम एक बहुत ही सामान्य टेस्ट AMH टेस्ट के द्वारा जिसे मापा जा सकता है। ये टेस्ट एक ब्लड टेस्ट होता है जिसके आधार पे मैं अगर आपको सामान्य तौर पे समझाना चाहूँ तो सपोज़ मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि मैंने एक महिला को बुलाया, एक 25 साल की उम्र की महिला को, और उनका ये टेस्ट कराया। अब सेम महिला की उम्र का टेस्ट मैंने 30 साल में कराया और फिर 35 में कराया, तो ये हमको AMH की वैल्यूज़ हमको साल दर साल इनकी कम होती दिखाई देती रहती है।
इससे हमको समझ में आता है कि उम्र का प्रभाव महिलाओं पर बहुत अधिक पड़ता है। जो ही महिलाएं ये 40 की उम्र पार करती हैं तो उनमें ये अंडे बनने की क्षमता और अधिक कम हो जाती है। तो हम ही समझ सकते हैं कि जो हमको समय लेते महिलाओं को ये अपना ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए। और जो आजकल करियर ओरिएंटेड महिलाएं हैं, जिस तरह वो अपनी शादियों को डिले करती हैं, लेट करती हैं, या शादी होने के बाद भी वो बच्चा प्लानिंग में ले करती, तो उनको ये थोड़ा सा सजग होना चाहिए कि किस तरह उनकी जैसी जैसी उम्र पार हो रही है तो उनकी अंडे की फर्टिलिटी पोटेंशियल किस तरह कम हो रहा है। ये बहुत बढ़िया आपने बात कही कि करियर बनाने के चक्कर में या कुछ अन्य कारणों से देर करते हैं तो ये समस्या आ सकती है। मैम, प्रोग्राम में हम आपसे और भी बहुत सारी बातें जानेंगे, मगर अभी हम आपसे जानना चाहेंगे एक और गाना। अभी मैं कुछ न्यू एरा का आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि गाना वो है मेरा फेवरेट सॉन्ग इश्क वाला लव। तो बंधुओं, माताओं और बहनों, कवि सम्मेलन के कार्यक्रम में अब आ रहे हैं कटनी के वघरा जी। आइए आइए। अरे तब मैं अपना मुख खोल रिया हूँ और 2-4 लाइनें बोल रिया हूँ। नए पुराने गाने सुनाते करते हर पल मनोरंजन। मनोरंजन क्या बात। अरे रुको यार, बोलने नहीं दे रहे हो। करते दिल से दिल की बातें, रहता नहीं अकेलापन। अकेलापन क्या बात। अरे बोल लो, तुम ही बोल लो पहले। रेडियो धूम मचाए धूम रायगढ़ के हर कोने तक, जिसको सुन के लगता है बस अपनापन ही अपनापन। रेडियो धूम रखता है हर वर्ग के श्रोताओं का ख्याल। सुनते रहिए रायगढ़ का अपना चैनल रेडियो धूम। ये है दिल से दिल की ट्यून। साथियों, इस गाने के बाद हम आपका एक बार फिर स्वागत करते हैं प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रश्मि गोयल। मैम, गाने से पहले हम बात कर रहे थे, निसंतानता की बात कर रहे थे, क्या क्या लक्षण होते हैं जब भी कोई कपल आते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि शुरुआत में ही आ जाते हैं। एक उम्र तो रहती है कि 35 के बाद आए, 30-35 साल के बाद आए, अलग बात है। शुरुआत में कोई आ जाते हैं और बताते हैं कि ये समस्या है, तो फिर आप कैसे काउंसलिंग करते हैं उनकी? दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन राघव। मैं ये बताना चाहूँगी कि ये प्रॉब्लम आज बहुत ही कॉमन है। तो आज जैसे ही किसी भी कपल की शादी होती है, उनके आसपास फैमिली वाले, रिलेटिव्स, इवन दोस्त यार, सब उनको फोर्स करने लगते हैं, यार कब गुड न्यूज़ दे रहा है। तो ये क्या होता है, इस तरह से इस चीज़ से उनमें बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और स्ट्रेस की कंडीशन आ जाती है। और वह कुछ महीनों बाद ही, 3 से 4 महीने बाद ही उनको लगने लगता है कि नहीं, शायद हमारे में कुछ प्रॉब्लम है, और वो उठ के डॉक्टर के पास निकल पड़ते हैं। तो मैं उन सारे कपल से को ये सजेस्ट करना चाहूँगी, उन्हें ये मेरी सलाह है कि लीव योर लाइफ। आप अपनी अच्छे से उम्र मतलब शादीशुदा ज़िंदगी को एंजॉय करें, पूरा वक्त दें एक दूसरे को, स्ट्रेस और एंग्जाइटी से दूर रहें। और यही एक फैक्टर होता है कि कुछ ना होते हुए भी, कुछ नॉर्मल चीज़ें होते हुए भी आपको प्रेगनेंसी ठहराने में दिक्कत होती हैं। तो उनके लिए मेरी यही काउंसलिंग रहती है कि आप सबसे पहले तो अपने आप को पहले समय दें, और जिस दिन आपको लगता है कि आपने वो उतना समय एक दूसरे के साथ दे दिया है और तब भी नहीं हो रहा है, तब आपको फिर डॉक्टरी सलाह की आवश्यकता पड़नी चाहिए। मैम, बहुत बढ़िया आपने जानकारी दी। एक बहुत कॉमन एक शब्द है, अधिकतर हम सुनते हैं, मिसकैरेज। तो क्या वजह होती है? इसकी समस्या भी बहुत बढ़ती जा रही है। लोग प्रयास करते हैं, फिर नहीं होता है, और फिर वो और टेंशन में आ जाते हैं। तो इसका क्या इलाज है? क्यों ये समस्या होती है? हाँ राघव, ये मिसकैरेजेस की भी आजकल समस्या काफ़ी अधिक देखने को मिलती है, जिसे हम सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में की कैटेगरी में रखते हैं। ये वो महिलाएं होती हैं या वो दंपति जिनकी प्रेगनेंसी तो हो रही होती है, पर ये एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी में तक नहीं पहुंच पाती। तो वो हो सकता है कि कुछ पहले 3 महीने में अबॉर्ट हो जाएं, या कुछ प्रेगनेंसीज ऐसे भी होती हैं जो मिड प्रेगनेंसी में लॉस हो जाती हैं। इनके ना बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जो पहले 3 महीने में जो लॉसेस होते हैं, उनके ज़्यादातर कारण जेनेटिक होते हैं।
इनमें ज़्यादातर हमको ये देखने को मिलता है कि जब या तो महिलाओं की अंडे की क्वालिटी सही नहीं हो या इवन हस्बैंड के भी शुक्राणु की क्वालिटी अगर बहुत कमज़ोर हो, और जब उनके अंडे और शुक्राणु का मिलन होता है तो जो एम्ब्रियो बनते हैं वो जेनेटिकली नॉर्मल नहीं बनते, और इस तरह से ये कितनी भी दवाइयों और सपोर्ट के बाद भी वो अपने आप को अबॉर्ट कर लेते हैं। और दूसरा कारण होता है कि आजकल जो आप सभी सुनते होंगे कि हर एक महिला को थायराइड का फैक्टर है, तो हाइपोथायराइडिज्म एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, ये एक हार्मोनल इशू है। इसके कारण भी प्रेगनेंसी सही दिशा में नहीं पहुंच पाती और बीच में ही लॉस हो जाता है। कभी कभी शरीर में ऐसे तत्व भी बन जाते हैं कि जो प्रेगनेंसी के अगेंस्ट काम करते हैं, जैसे कि खून को मोटा करना, तो उससे प्रेगनेंसी को प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल पाता और प्रेगनेंसी बीच में ही लॉस हो जाती है। अगर हम सेकेंड ट्राइमेस्टर की बात करें, जो मिड प्रेगनेंसी लॉसेस होते हैं जो कि हमको चौथे माह से 7वें माह में मिलते हैं, तो वो जनरली हमको मिलते हैं कि बच्चेदानी में अगर कोई विकार हो, बच्चेदानी उनकी शुरू से ही प्रभावित हो, उनके में जन्मजात कोई विकृति हो बच्चेदानी में या कोई झिल्ली हो, तो उनकी प्रेगनेंसी सही दिशा में बढ़ तो रही होती है लेकिन जगह कम होने की वजह से वो अबॉर्ट हो जाती है। तो इसके लिए भी हमारे पास उपचार है। आजकल लैप्रोस्कोपी के माध्यम से उनकी झिल्ली को कट कर दिया जाता है, उनकी बच्चेदानी को तैयार किया जाता है और आगे फिर या तो उसके बच्चेदानी के मुंह में नीचे स्टिच भी लगा सकते हैं और उसकी प्रेगनेंसी को एक सक्सेसफुल दिशा में पहुंचा सकते हैं। मैम, निसंतान दंपतियों के लिए कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं? देखो राघव, जब भी हमारे पास कोई इनफर्टाइल कपल हमारे क्लिनिक में एंटर करते हैं तो यूजुअली हम उनका एक बेसिक वर्कअप कराते हैं, जैसे कि महिलाओं का सोनोग्राफी की कराई जाती है, उनके हार्मोन टेस्ट कराए जाते हैं और उनकी ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट कराई जाती है कि उसके ट्यूब्स का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सेम उसी तरह हस्बैंड के भी शुक्राणु की जाँच की जाती है। अब हम ये पता लगाते हैं कि किस दिशा में कारण है, कहाँ पे उनका फैक्टर आ रहा है और किस तरह हमको कौन से ट्रीटमेंट की उनको आवश्यकता है। सपोज़ एक कपल हमारे पास आया और अब उनके पास ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम उनके टेस्ट में नहीं निकली, सिर्फ महिला की उसकी वाइफ की अंडों की प्रॉब्लम है, तो हम कुछ नहीं करते, उनको सिर्फ अंडे बनने के लिए दवाई देते हैं और उसके सोनोग्राफी के द्वारा उनकी फॉलिकुलर मॉनिटरिंग की जाती है। जिस दिन हमें लगता है कि अंडे बन गए हैं उस दिन हम उनको गाइड करते हैं कि अब उन्हें रिलेशन में रहना है, और इस तरह से काफ़ी आसानी से बहुत सारे दंपति कंसीव कर जाते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है IUI, जिसे हम बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। तो यह भी एक बहुत ही नेचुरल कंसेप्शन मेथड जैसा ही है। यह उनके लिए है जिनमें पुरुषों की शुक्राणु की संख्या बहुत माइल्ड हो, जैसे हम बोलते हैं 5 मिलियन से 10 मिलियन के अगर काउंट में उनका आ रहा हो और उनकी ट्यूब्स महिला की ट्यूब्स भी सही हो, स्वस्थ हो, तो उन कपल्स को हम IUI को ऑप्शन देते हैं। इस प्रक्रिया में हम कुछ भी नहीं करते, मात्र हम जिस तरह अंडे बनने के लिए दवा देकर जिस दिन उनके अंडे बनते हैं या फूटते हैं उस दिन हस्बैंड को बुलाते हैं लैब में और उनके लैब में शुक्राणु को प्रोसेस कर लिया जाता है, खराब शुक्राणु को हटा दिया जाता है और बेहतर शुक्राणु को लेकर हम वाइफ की गर्भ में उसको स्थानांतरित कर देते हैं, जिससे कि काफ़ी आसानी से प्रेगनेंसी ठहर सकती है। हाँ, लेकिन अब यदि समस्या बहुत गंभीर हो, जैसे कि अब महिला में दोनों ट्यूब्स ब्लॉक हो गई हो या उनमें अंडे की संख्या ही काफ़ी मात्रा में कम हो, या बोलना चाहिए कि पुरुष में ही हस्बैंड में ही शुक्राणु बहुत अधिक कम हो या एकदम ना के बराबर उन्होंने नील हो, तब हम क्या करें? तब हम उन ऐसे कपल्स को IVF की सलाह देते हैं। मैम, IVF की बात की आपने, IVF के बारे में हम और भी जानेंगे। और अभी हम आपसे गाने पूछ रहे थे, आपने शुरुआत में कहा पिछले गाने की गुड न्यूज़ एक मूवी आई थी और उसका गाना हम आपको सुनाते हैं, सौदा खरा खरा। पहले सुनते गाना, फिर हम जानेंगे आपसे IVF के विषय में। ये तो रहेंगे एक्साइटेड क्योंकि इनको चाहिए 4 या 6, लेकिन हमको करना है अपना चैनल फिक्स। रायगढ़ का मोस्ट एंटरटेनिंग रेडियो स्टेशन 89.6 रेडियो धूम। साथियों, आपका इस गाने के बाद फिर स्वागत करते हैं प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रश्मि गोयल। आपसे हम आज जान रहे हैं IVF के बारे में। मैम, सीधा प्रश्न करते हैं, IVF क्या है ये?
राघव, आईवीएफ आज हर कोई ये शब्द सुन चुका होता है और जिसे हम सामान्य भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। बिल्कुल। तो इस प्रक्रिया में क्या करते हैं हम महिला के और पुरुष के दोनों के बेसिक वर्कअप टेस्ट कर लेते हैं और फिर महिला के को सेकेंड डे उसके मासिक चक्र के सेकेंड डे से बुलाया जाता है और उन्हें कुछ हार्मोन्स के इंजेक्शन हम शुरू करते हैं। ये हार्मोन्स के इंजेक्शंस बहुत ही सूक्ष्म होते हैं और मैं ये भी बताना चाहूँगी कि इनके कोई भी शरीर में ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। तो अब जब इंजेक्शंस के द्वारा जिस दिन हमें लगता है कि उनके अंडे सारे तैयार हो गए हैं, तब इन महिलाओं को हम उनकी हल्की बेहोशी में इन अंडों को उनके शरीर से बाहर निकाल लेते हैं और उसी दिन हस्बैंड के शुक्राणु को भी लेकर उन सारे अंडों को शुक्राणु के साथ मिलाया जाता है। अब एक शरीर का तापमान देकर, जिसे हम इंक्यूबेटर कहते हैं, उस इंक्यूबेटर में इनको रखा जाता है और 5 दिन तक ग्रोथ कराया जाता है। जिस दिन हमें लगता है कि 5 दिन में जिन जो अच्छे भ्रूण होते हैं वो परिवर्तित होकर ब्लास्टोसिस्ट में परिवर्तित हो गए हैं, तो अब हम उन्हें उठाकर फ्रीज कर लेते हैं। अब लगभग 1 माह बाद जब हम उन्हें फिर महिला की बच्चेदानी को तैयार करते हैं उनकी परत को, और जिस दिन हमें लगता है कि आज उनकी परत तैयार है, तो हम इन फ्रोज़न भ्रूण को उनके घर में स्थानांतरित कर देते हैं और उसे 14 दिन बाद हम ब्लड टेस्ट के माध्यम से रिजल्ट हम देखते हैं। मैम, जब भी हम आईवीएफ की बात करते हैं, लोग इससे ओपनली बोलना नहीं चाहते। क्या वजह हो जाती है इसकी? और जिन लोग के मन में कोई डर है, शंका है, भ्रम है, तो कैसे उसे दूर किया जा सकता है? हाँ राघव, आपने सही कहा कि आईवीएफ आज भी लोगों में एक बहुत बड़ा सोशल स्टिग्मा है। इसे लेकर लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि लोगों को लगता है कि आईवीएफ से अगर बच्चा उनको हो रहा है तो यह शायद बच्चा उनका खुद का नहीं है। बिल्कुल। तो ऐसा ये बिल्कुल भी नहीं है। ये एक साइंस है, एक विज्ञान है, जिसमें जो प्रक्रिया, जो फर्टिलाइजेशन इतने सालों से महिला के शरीर के अंदर अंडे और शुक्राणु का जो प्रजनन नहीं हो पा रहा था, उस प्रक्रिया को, उस फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को हम शरीर के बाहर कराते हैं और आप ही के अंडे और आप ही के शुक्राणु को फर्टिलाइज कराकर आपकी वाइफ के घर में डालते हैं। तो यह बच्चा 100% उन्हीं का होता है। दूसरी जो भ्रांतियाँ लोगों के मन में है कि क्या मेरा बच्चा जो आईवीएफ से जन्मा होगा वो उसी तरह नॉर्मल होगा जो एक नेचुरल प्रेगनेंसी में होता है। तो मैं यह भी यहाँ क्लियर करना चाहूँगी कि आज विश्व ही नहीं बल्कि इवन भारत में और हमारे छत्तीसगढ़ में भी लाखों बच्चे ऐसे आईवीएफ प्रक्रिया द्वारा जन्म ले चुके हैं और जो उसी तरह बिल्कुल स्वस्थ हैं जो कि जिस तरह एक नॉर्मल प्रेगनेंसी से जन्मे हुए बच्चे। इसके कोई साइड इफेक्ट हो सकते हैं क्या? जैसे मैंने बताया कि इसमें जो हम प्रक्रिया में जो हार्मोन्स इंजेक्शन यूज़ करते हैं वो हमारे ही शरीर में उत्पन्न हो रहे होते हैं। तो ये हार्मोन्स हमारे शरीर में कोई भी ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं पैदा करते जो कि हमको ऐसा लगता है। मैम, जैसे अभी आपने कहा कि उन्हीं का होगा, वंश में कोई दिक्कत नहीं होती है। एक मूवी आई थी विकी डोनर, उसमें ऐसा बताया गया लोगों की दूसरे का है। तो कौन सी सिचुएशन होती है कि उस सिचुएशन में दूसरे का अपन उपयोग करते हैं? इस डोनर कंडीशन उनके लिए लागू होती है जिनके शुक्राणु बिल्कुल कुछ ऐसी जेनेटिक प्रॉब्लम भी होती है पुरुषों में जिनके शरीर के अंदर शुक्राणु बन ही नहीं रहे होते हैं, जिसे हम मेडिकली एज़ोस्पर्मिया की कंडीशन कहते हैं। पर आईवीएफ प्रक्रिया में मैं ये भी क्लियर करना चाहूँगी कि 2 तरह की कंडीशन होती है। एक तो जिनमें एज़ोस्पर्मिया में ऐसे भी होते हैं जिनमें शुक्राणु बन रहे होते हैं, तो टीसा और पीसा माध्यम से हम उसके शुक्राणु निकाल सकते हैं और उसी की पत्नी के साथ उनके अंडों को मिलाकर हम आईवीएफ प्रक्रिया करके उनके बच्चे बना सकते हैं। हाँ, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी भी होती है जिनके जेनेटिकली उनके या हार्मोन्स उनके शुक्राणु बनते ही ना हो उनके शरीर पे, तो ऐसे कंडीशंस में उनको डोनर स्पर्म्स की आवश्यकता पड़ती है। पर यह भी गलत नहीं है क्योंकि आप एक लाइफ जी रहे हैं, आपके पास सब कुछ है और बिना संतान के तो लाइफ आप समझ ही सकते हैं, आप फील कर सकते हो कि किस तरह होती है। तो यदि हमारे पास कुछ नहीं है और हम ये एक बैंक से हम उसे उधार लेने जैसा है और अगर हमारा उससे वंश आगे बढ़ता है तो इससे मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई ऑब्जेक्शन होना चाहिए। मैम, आईवीएफ हमने सुना है कभी कभी फेल भी हो जाते हैं। फेल होने की क्या वजह होती है और यदि फेल होते हैं तो इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं? मतलब महिलाओं को कोई ऐसी तकलीफ तो नहीं आ जाती है कि लाइफ टाइम उन्हें भुगतना पड़ जाए?
नहीं राघव, ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि आईवीएफ प्रक्रिया में कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स या शरीर कोई, बहुत लोगों को यह भी लगता है कि उनका शरीर खराब हो गया अगर आईवीएफ कराकर। तो आईवीएफ में जो चीज़ होती है उनको मल्टीपल इंजेक्शंस और हार्मोन्स बस लेने पड़ते हैं, जिसका बहुत ही टेम्प्रेरी इफेक्ट होता है कि कभी कभी उनको वेट गेन वगैरह हो सकता है, पर ये बहुत ही टेम्प्रेरी इफेक्ट है और जो कि समय के साथ चला जाता है। तो ऐसे परमानेंट साइड इफ़ेक्ट्स तो कुछ भी आईवीएफ प्रक्रिया के नहीं होते हैं। दूसरा जो पहला क्वेश्चन आपने किया था कि आईवीएफ प्रक्रिया फेल क्यों हो जाती है, तो उसका आंसर ये है कि आईवीएफ प्रक्रिया जो सक्सेस दर होता है वो डिपेंड करता है कि कराने वाली महिला के अंडों की क्वालिटी कैसी है, उनके हस्बैंड के शुक्राणु की क्वालिटी कैसी है, और जब हम उनको मिलाते हैं तो उनके भ्रूण किस ग्रेड के हमको मिल रहे हैं, और इसके अलावा साथ साथ उनकी बच्चेदानी कितनी स्वस्थ है अंदर से। अगर ये सारे फैक्टर्स सही बैठते हैं, उनके अंडे की क्वालिटी भी अच्छी है, स्पर्म क्वालिटी भी अच्छी है, अगर हमारे भ्रूण बहुत अच्छे ग्रेड के बन रहे हैं, ग्रेड 1 के बन रहे हैं, और हमारी बच्चेदानी की लेयर भी काफ़ी अच्छी है, तो डेफिनेटली आईवीएफ में भी रिजल्ट्स मिलते हैं जो कि 80% तक अचीव किया जा सकता है। मैम, जब भी हम आईवीएफ की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि अमीर लोग हैं जो वो करवा पाते हैं, मिडिल लोग जो अपर मिडिल में आते हैं, मगर जो लोअर मिडिल हैं, जो गरीब हैं, पहले से सोच के डर जाते हैं कि इसमें बहुत खर्चा आने वाला है। तो हम ये जानना चाहते हैं लगभग कितना खर्चा आता है, मिनिमम, अधिकतम तो आप कितना भी जा सकते हैं जिनके पास पैसे हैं, मिनिमम कितने खर्चे में ये हो सकती है प्रक्रिया? ये बात आपने बहुत सही कही कि बहुत से लोग पहले से ही करवाने से पहले से ही डर जाते हैं कि इस प्रक्रिया में काफ़ी खर्च आने वाला है और हम इस प्रक्रिया को नहीं करवा सकते। तो यह बहुत साल पहले की बात थी जब यह प्रक्रिया सिर्फ महानगरों में प्रचलित थी और सिर्फ वहीं पे इसका इलाज उपलब्ध था। तब लोगों को, जैसे हमारे रायगढ़ शहर जैसे लोगों को यहाँ पलायन करना पड़ता था वहाँ पर, तो अपना सब कुछ काम छोड़कर और इस प्रक्रिया के लिए उनको जाना पड़ता था। तो उनका कॉस्ट इसके कारण उनका डबल हो जाता था, क्योंकि जो प्रोसीजर का कॉस्ट है वो, फिर उनका जो इकोनॉमिक, उनका फाइनेंशियल बर्डन इससे बढ़ जाता था और वहाँ रहने का कॉस्ट इससे कई 3 गुना तक बढ़ जाता था। पर आज जब हमारे छोटे छोटे शहरों में आईवीएफ सेंटर्स खुल चुके हैं तो इन सब चीज़ों के कारण इसका कॉस्ट काफ़ी हद तक कम हो चुका है। और मैं बताना चाहूँगी कि एक पर साइकिल आईवीएफ का कॉस्ट जो कि बहुत सारे सेंटर्स में आज इंक्लूडिंग हार्मोन इंजेक्शन 90,000 तक हो जाता है। और एक अगर हम कंप्लीट साइकिल की बात करें, जो पूरे टेस्ट और दूरबीन जांच वगैरह को मिला के, उनका 1.5 लाख में लगभग वो आराम से एक साइकिल करवा सकते हैं। मैम, जब भी हम आईवीएफ की बात करते हैं, सक्सेस हुआ तो ठीक है, कभी कभी सक्सेस नहीं हो पाता है और लोगों के मन में ये भ्रांति भी है कि सक्सेस नहीं हुआ, फालतू 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए चला जाएगा और अंत में कुछ मिलेगा भी नहीं। तो सक्सेस रेट कितना है, और यदि 1-2 बार फेल हो जाता है तो क्या कुछ कंसेशन भी मिलता है? वर्ल्ड वाइड अगर हम राघव बात करें आईवीएफ सक्सेस रेट की, तो ये मात्र देखिए 40-60% ही है। पर आजकल बहुत सारी न्यू एडवांस टेक्निक्स आ गई हैं आईवीएफ में भी, जैसे कि जो हम ब्लास्टोसिस कल्चर करते हैं, 5 दिन के भ्रूण बनाते हैं, या समझ लीजिए जो हम फ्रीजिंग तकनीक करते हैं। फ्रीजिंग तकनीक के कारण इसका सक्सेस रेट काफ़ी बढ़ चुका है। इसके अलावा जो पीआरपी तकनीक आजकल मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादातर यूज़ हो रहा है, और लेज़र टेक्निक है, तो इन सब तकनीकों के कारण 20% इसके सक्सेस रेट को बढ़ाया जा सकता है। जो आप फेलियर्स की बात करते हैं कि आप प्रीवियस जो पहले फेल्ड हो चुके हैं आईवीएफ केसेस, अगर उनमें कुछ टेस्ट, एडवांस टेस्ट भी होते हैं, जैसे प्री जेनेटिक टेस्टिंग होती है एम्ब्रियोज की, भ्रूण की, अगर उन टेस्ट की ये टेस्टिंग करके भ्रूण को हम ट्रांसफ़र करें, स्थानांतरित करें, तो इसके सक्सेस रेट को और भी बढ़ाया जा सकता है। मैम, आपकी बातों से ये पता चल रहा है कि काफ़ी हद तक सकारात्मक रिजल्ट इसका आ सकता है यदि हम कोशिश कर रहे हैं। बहुत रेयर चांसेस हैं कि किसी का यदि फेल होता है, और एक बार नहीं तो दूसरी बार में कोशिश ये रहेगी कि उसका सफल हो पाए। जैसे आप 20% बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वहाँ 60% तक था, तो 70-80% तक सक्सेसिव साइकिल्स, अगर किसी कारण से किसी की एक साइकिल प्रक्रिया फेल भी होती है तो कुछ और ऐड ऑन करके, कुछ ऐसी टेक्निक्स न्यू नेक्स्ट साइकिल में ऐड ऑन करके हम उसके रिजल्ट को 10 से 20% तक और बढ़ा सकते हैं। और हम मनोरंजन को थोड़ा सा बढ़ाते हैं यहाँ, और एक मूवी आई थी विकी डोनर, उसका एक गाना है, तो हम आपको सुनाते हैं। और दिल से दिल की बात है, आज रात है, रेडियो धूम का साथ है,
रेडियो धूम, ये है दिल से दिल की ट्यून। सुनते रहिए रेडियो धूम, आवाज हमारी। वाह। साथियों, इस गाने के बाद हम आपका एक बार फिर स्वागत करते हैं प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे में। और हम आपको बता दें, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रश्मि गोयल जी। गाने से पहले मैम हम आपसे जान रहे थे आईवीएफ के बारे में, आपने बहुत अच्छे से समझाया और जो भी भ्रांतियां थीं आपके माध्यम से और जानकारियों के माध्यम से वो पूरी दूर हो गई होंगी। एक और जब हम भ्रांति की बात करते हैं, विज्ञापन की होड़ लगी है, हर जगह लिखा रहता है कि टेस्ट ट्यूब बेबी आईवीएफ सेंटर। जो दंपत्ति हैं वो परेशान हो जाते हैं, कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं। हो सकता है विज्ञापन की चकाचौंध में गलत जगह पहुंच गए, तो लोग कैसे पता करें कि उन्हें कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, और डिसाइड कैसे करें कि ये अच्छा है कि नहीं है? देखिए राघव, आईवीएफ बहुत ही एक सोफिस्टिकेटेड प्रक्रिया है जिसमें पूरा एक टीम वर्क इन्वॉल्व होता है। अगर हम इस प्रक्रिया को गहराई से देखें तो इसमें एक स्किलफुल क्लिनिशियन, एक अच्छे लैप्रोस्कोपिक सर्जन और एक बहुत ही सुदृढ़ एम्ब्रोलॉजिस्ट की आवश्यकता होती है। तो मैं ये सलाह दूंगी कि जब भी आप कभी भी ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हो तो आप अपने उस हॉस्पिटल की एनालिसिस कर लें कि उस तरह की वहाँ टीम है कि नहीं और वहाँ के सक्सेस दर कैसा है। इसके अलावा वहाँ पे इन हाउस एम्ब्रोलॉजिस्ट हैं कि नहीं, क्योंकि आईवीएफ प्रक्रिया को सक्सेस बनाने का जो पूरा श्रेय जाता है वो या अहम रोल है वो एम्ब्रोलॉजिस्ट का है। तो कहीं पे जहाँ पे विजिटिंग एम्ब्रोलॉजिस्ट होते हैं तो वहाँ पे सक्सेस दर थोड़ा कम होता है, क्योंकि वहाँ पे लैब की देखरेख उस तरह से नहीं हो पाती और आपके भ्रूण की जो देखभाल होनी चाहिए वो उस कदर से नहीं हो पाती जहाँ पे परमानेंट इन हाउस एम्ब्रोलॉजिस्ट होते हैं। तो आपको इस चीज़ की जाँच कर लेनी चाहिए। मैम, एक समस्या आती है, नॉर्मल डिलीवरी एक होती है, एक होती है ऑपरेशन के थ्रू। नॉर्मल अधिकतर होती है, पिछले कुछ समय से नॉर्मल डिलीवरी कम होती जा रही है। आईवीएफ में नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस रहते हैं क्या? डिलीवरी का मोड यह बिल्कुल डिसाइड नहीं करता कि बच्चा किस माध्यम से कंसीव हुआ है, भले प्रेगनेंसी नेचुरल कंसीव हो या आईवीएफ से। डिलीवरी मोड का जो डिसीजन होता है वो लास्ट टर्म में डिसाइड होता है कि बच्चे थैली में पानी कितना है, बच्चे का पोजीशन कैसा है और महिला की नीचे की हड्डी का रास्ता कैसा है। तो इस चीज़ पे कोई डिपेंड नहीं करता कि आईवीएफ बेबी है तो सिजेरियन ही होगा या नॉर्मल करवाना है करके। एक आपसे अनुभव हम जानना चाहते हैं। आपने हमें जानकारी मिली है 5000 से ज़्यादा आपने केसेस हैंडल किए हैं, उनमें से लगभग कितने % लोग की नॉर्मल डिलीवरी हुई होगी? बेसिकली इस पे क्या होता है राघव कि जो जितने भी कपल्स होते हैं वो ज़्यादातर अमूमन 10 साल के बाद आईवीएफ प्रक्रिया के लिए इजीली जाते हैं। जो मेरे पास भी जितने लगभग पेशेंट्स हैं वो 10 साल 15 साल, कुछ तो 25 साल के बाद उन्होंने आईवीएफ प्रक्रिया के लिए का चुनाव किया था। तो जब इस तरह के इतने सालों के बाद प्रेगनेंसीज होती हैं तो वो खुद में काफ़ी सहमे हुए रहते हैं। उनको लगता है कि इतने सालों बाद हमारा गर्भ ठहरा है तो वो बहुत ही सेफ डिलीवरी, सेफ कन्फाइनमेंट के लिए जाना चाहते हैं, तो वो खुद ही इलेक्टिवली सीजरियन के लिए ऑप्ट करते हैं। तो इस कारण बस नॉर्मल डिलीवरी के रेशोज उनमें कम होते हैं और इसलिए मेरे यहाँ भी नॉर्मल डिलीवरीज काफ़ी आईवीएफ प्रेगनेंसीज में कम देखने को मिलती हैं, क्योंकि पेशेंट खुद ही सीजरियन के लिए ऑप्ट करते हैं। जो खुद की डर की वजह से, मतलब नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है मगर बहुत समय के बाद लोगों को खुशियाँ मिलती हैं और लोग सोचते हैं ये भी जाने ना पाए, तो कोई भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। जी बिल्कुल। मैम, सावधानियाँ रखनी पड़ती हैं और जब भी सावधानियाँ की बात आती है तो महिलाओं और पुरुषों दोनों को सावधानियाँ रखनी पड़ती हैं, तो कौन कौन सी सावधानियाँ हो सकती हैं? सावधानियाँ जैसे प्रिकॉशंस की हम बात करें तो आज जो हमारा लाइफस्टाइल है महिलाओं और पुरुषों में जो दोनों में देखने को मिलता है वो बहुत ही हमारी तनावपूर्ण लाइफस्टाइल हो गई है। तो उसको हम अपने तनाव को अपनी लाइफ से कैसे हटाएं, तो उसके लिए मैं सलाह दूंगी कि आप योगा करें, मेडिटेशन करें। और जो हमारी सेडेंट्री लाइफ हो गई है, जिस तरह से आज हम कहीं कुछ हमारी एक्सरसाइज की कैपेसिटी बहुत कम हो गई है, तो आप मॉर्निंग इवनिंग वॉक करें, एक्सरसाइजेस करें, जिससे कि हम अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा खान पान है, जो खान पान का बदलाव आ गया हमारे जीवन में, हम
बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट्स जंक फूड की तरफ आ गए हैं और हेल्दी फूडिंग को हम अवॉइड करते हैं, तो खासकर यंगस्टर्स जो होते हैं, तो उनका जो इम्पैक्ट होता है लाइफ में, हमारे जो ज़्यादातर वेट गेन होना और जो हमारे बाद में जिनका हमको लेट प्रभाव देखने को मिलता है, तो ये सारे ही हमको जो हम बाद में सफ़र करना पड़ता है। तो उनको भी ये चीज़ लाइफस्टाइल अपनी चेंजेस में लाना चाहिए, लाइफ मॉडिफिकेशन में लाना चाहिए कि वो अच्छे खान पान की ओर बढ़ें और जंक फूड को अवॉइड करें। आजकल तीसरी चीज़ जो हमको यह देखने को मिलती है कि हर महिला और पुरुष नशे से ग्रस्त है, जो या धूम्रपान का सेवन करते हैं, तो उनमें भी ये हमारे जो गैमेट्स हैं, गैमेट्स का मतलब जो हमारी महिलाओं में जो अंडे होते हैं और पुरुषों में जो शुक्राणु होते हैं, उनकी क्वालिटी इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। तो आज ये ज़रूरत है कि हम इस चीज़ों को समझें और इस चीज़ों से दूर रहें। तीसरी चीज़ है कि जो मोबाइल का यूज़ है जो काफ़ी हद तक बढ़ा है। बिल्कुल, ये प्रश्न मैं आपसे करना चाहता था। ये भी तो एक नशा ही है कि मोबाइल लोग ज़्यादा चलाते हैं, सोशल मीडिया में व्यस्त रहते हैं, तो कितना प्रभाव पड़ता है बच्चे पर? मोबाइल का यूज़ देखिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हैं। जिस हिसाब से आपने बात की नशे की, तो डेफिनेटली एक नशा है। तो नशे, ये एक मोबाइल के यूज़ से क्या होता है कि हमारी नींद अफेक्ट होती है। हम रात की नींद जो 8 घंटे की हमारी होनी चाहिए वो नहीं हो पाती, जिसके कारण हमारी नियमित दिनचर्या अफेक्ट होती है और हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस इसके कारण भी होते हैं। दूसरी चीज़, जो मोबाइल का रेडिएशन होता है वह भी कहीं ना कहीं हमारे गैमेट्स को, शुक्राणु और अंडों को प्रभावित करता है। तो मोबाइल का यूसेज भी काफ़ी कम होना चाहिए। इवन लैपटॉप का मैं बताना चाहूँगी कि कुछ लोग आजकल जो हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, जो ये भी हम उन फील्ड में भी हमको मेल इनफर्टिलिटी के इश्यूज बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो लैपटॉप का मैं ये सलाह दूंगी कि आप उसको गोद में रखकर काम ना करें, क्योंकि वहाँ से आपकी जो गोली होती है, टेस्टिस, वो कभी पास होती हैं, तो उसकी हीट से भी काफ़ी इस चीज़ में प्रभाव पड़ता है। तो आप टेबल पे रख के प्रॉपर पोजीशन में अगर इसका यूज़ करते हैं तो आप इस चीज़ों से बच सकते हैं। लैपटॉप को डेस्कटॉप की तरह यूज करें। जी जी बिल्कुल, है ना। मैम, अभी आप मनोरंजन की बात छेड़ दी है, मोबाइल की, लैपटॉप की, तो गाने का जिक्र ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो कोई एक और गाना आपकी पसंद का जो हम अपने श्रोताओं को सुना सकें? आप मेरे लिए मेरे बेटे का एक फेवरेट सॉन्ग ओ राजू ओ डैडी ये प्ले कर दीजिए। जी, एक ही भूल मूवी का ये गाना तो हम आपको सुनाते हैं, और आपके बेटे को भी और अपने सभी साथियों को भी। एक ही ये दिल से दिल की बात है, आज रात है, रेडियो धूम का साथ है। रेडियो धूम, ये है दिल से दिल की ट्यून। सुनते रहिए रेडियो धूम, आवाज हमारी। वाह। और प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और हम ये जानना चाहते हैं, बहुत से नए बच्चे हैं जो मेडिकल क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो क्या आप उनसे कहना चाहेंगी पढ़ाई कैसे करें? क्योंकि पढ़ना अलग बात है और सक्सेस पाना अलग बात है, और आप वो मेहनत करके यहाँ तक पहुँची हैं, तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, क्या चीज़ त्यागनी पड़ती है? देखिए, मेडिकल लाइफ एक बहुत ही टफ लाइफ होती है। जो जितने भी ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर वर्ल्ड एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें जो प्री मेडिकल टेस्ट है वो काफ़ी सबसे टफ माना जाता है जी। तो मेरी यही सलाह है सारे यंगस्टर्स को और उन जितनी फैमिलीज़ को भी, कि उनको अपने बच्चों को प्रमोट करना चाहिए कि मेहनत करने के लिए, मेहनत तो करना ही है टेस्ट एंट्रेंस क्लियर करने के लिए। एंट्रेंस टेस्ट करने के साथ, यहाँ एंटर करने के साथ यहाँ पे स्ट्रगल की शुरुआत होती है, मैं कहना चाहूँगी। क्योंकि जो मेडिकल फील्ड जो होता है, मेडिकल लाइफ होती है जो 5.5 साल की, वो बहुत ही टफ होती है और इसमें लगभग 25 सब्जेक्ट हमको पढ़ने होते हैं। तो जो 25 सब्जेक्ट्स हमको, और वो हमको माइंड में भी रखना होता है हर वक्त। तो इन जो बॉडी स्ट्रक्चर, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इट्स नॉट सो इजी, तो इस स्ट्रक्चर को हमको याद रखना, इसकी फिजियोलॉजी को हमको समझना, ये बहुत इतना इजी नहीं है जितना लोगों को दिखाई देता है। और डॉक्टर बनना भी मैं बोलूँगी कि इतना सरल नहीं है जितना या सुनने में खाली महसूस होता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है सारे यूथ से, सारे यंगस्टर्स से कि अपने बीच डेडिकेशन लाएं, इस डॉक्टर पेशे के प्रति थोड़ा जागरूक हों, थोड़ा समझें उनकी कॉम्प्लेक्स लाइफ को, और बस मेहनत करें और इस मुकाम पर पहुँचें।
मैम आपने तो कहा कि मेहनत करनी चाहिए, बच्चे मेहनत करते भी हैं। एक जनरल चीज़ हो गई आजकल, माता पिता चाहते हैं डॉक्टर बने, बच्चे वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते हैं, और कुछ बच्चे चाहते हैं डॉक्टर बने, तो कैसे वो प्रेशर को हैंडल कर पाएँ? अधिकतर न्यूज़ आती है कि इस छात्र ने ये कर लिया, उस छात्र ने ये कर लिया, तो आप उन्हें क्या सलाह देना चाहते हैं स्टूडेंट्स को, और उन माता पिता को क्या सलाह देना चाहते हैं? जी राघव, ये बहुत सही कहा आपने कि आजकल ये इंसिडेंसेस बहुत ज़्यादा हमको देखने को मिलते हैं कि बच्चे को प्रेशराइज़ किया जाता है किसी भी फील्ड में जाने के लिए। खासकर लोग पेरेंट्स को लगता है कि मेडिकल फील्ड में काफ़ी अच्छा स्कोप है, तो वो प्रेशराइज़ करते हैं। बट हो सकता है कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट ही ना हो, वो कुछ और ही चीज़ों के लिए बना हो सकता है उसमें संगीत के बहुत अच्छे गुण हों, वो बहुत अच्छा संगीतकार हो सकता है, वो बहुत अच्छा आर्किटेक्ट हो सकता है। तो मेडिकल फील्ड ही एक ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ, या दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द करियर। तो उनको समझना चाहिए कि आपके पहले तो कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट किस तरफ है, और बेहतर है कि आप उसको उसी फील्ड में डालें जिस फील्ड में आपके बच्चे का इंटरेस्ट है, तो वह डेफिनेटली उसमें कुछ अच्छा करेगा। नहीं तो यही हाल होगा कि आप अगर उसको फोर्स से अगर ले भी आते हैं तो वो अपना 100% उसमें नहीं दे पाएगा, और कुछ ना कुछ कारणों से, क्योंकि ये बहुत ही टफ लाइफ है मेडिकल फील्ड की, तो वो कभी कभी सेटल नहीं हो पाते हैं और कुछ अनइवेंटफुल हादसे भी हो जाते हैं, जो हमको आजकल बहुत सारे देखने और सुनने को मिलते हैं। मैम स्पेशलिटी कैसे चुने? लोग अलग अलग रहते हैं, कोई दंत रोग विशेषज्ञ हैं, कोई हृदय रोग हैं, और आप इनफर्टिलिटी में हैं, तो कैसे लोग चुनते हैं? जब आप MBBS कर रहे होते हैं राघव, तो जैसे ही आप फिर उसके बाद अपने नीट के लिए एंट्रेंस फाइट करते हैं, PG एंट्रेंस के लिए, तब आपका इंटरेस्ट आपको खुद भी समझ में आने लगता है कि किस तरफ आपका इंटरेस्ट है। जैसे भी आप 5 साल की जब पढ़ाई पूरी कर रहे होते हैं और आप इंटर्नशिप कर रहे होते हैं ना, तब आपका इंटरेस्ट एक ऑटोमेटिक एक जनरेट होने लगता है किसी एक पर्टिकुलर फील्ड की तरफ। किसी को रेडियोलॉजी में इंटरेस्ट आने लगता है, किसी को डिलीवरी में इंटरेस्ट आता है, किसी को मेडिसिन विभाग में इंटरेस्ट आता है, किसी को हार्ट स्पेशलिस्ट बनना होता है। तो ये उसी समय डिसाइड हो जाता है, और वो उसी लेवल से फिर अपनी मेहनत करता है और PG एंट्रेंस क्लियर करता है, और अपने रैंकिंग के हिसाब से उनका सिलेक्शन होता है। मतलब स्पेशलिटी पोस्ट ग्रेजुएशन में लोग लेते हैं, मतलब MBBS में सारे क्वेश्चन सेम होते हैं? MBBS एक जनरल पढ़ाई होती है डॉक्टर्स के लिए, सभी वर्गों के लिए, और उसके बाद PG एंट्रेंस में उनका स्पेशलाइजेशन ब्रांच डिसाइड होती है। तो फिर लोग अपनी इच्छा के अनुसार वो चुन सकते हैं। जी मैम, बच्चों के बाद अब आते हैं महिलाओं और पुरुषों में जो भ्रांतियां हैं, उन्हें कैसे दूर करना चाहिए? आप क्या सलाह देना चाहेंगे रेडियो धूम के माध्यम से हमारे श्रोताओं को, IVF के संबंध में या फिर नॉर्मल जो भी डिलीवरी होती है उसके संबंध में? देखिए, एज अ IVF स्पेशलिस्ट, एज अ गायनेकोलॉजिस्ट, मैं सभी निसंतान दंपतियों को ये आशा दिलाना चाहती हूँ कि बांझपन एक अभिशाप नहीं, यह कोई नियति नहीं, और यह लाइलाज भी नहीं, या यूँ समझे ये एक मेडिकल समस्या है जिसका समय रहते आपको इलाज लेना है। आप खुलकर अपने परिवार से बात करें, अपने डॉक्टर से अपनी समस्या बताएं और इसका निदान पाएं। मतलब समस्या है तो समाधान है। बहुत बढ़िया बात कही आपने। और एक प्रश्न आ रहा था, जब भी आप तो एक फीमेल डॉक्टर हैं, लोगों के मन में आता है कि बेटा अच्छा पढ़ेगा, बेटा डॉक्टर बनेगा या बेटी नहीं बनेगी, तो क्या कहना चाहेंगे आप उन लोगों को? जी, ये बात आपने बहुत ही सही कही, और इस बात की पीड़ा भी है जब भी कोई ऐसे कपल्स इस तरह की बातें करते हैं कि हमको बेटा ही चाहिए, या हमारी पहले बेटी है अब हमें बेटा हो सकता है क्या। तो मन में काफ़ी तकलीफ़ होती है। तब मैं उन्हें अपने हॉस्पिटल का खुद ही एग्जांपल देती हूँ कि क्योंकि हमारा लगभग 170 का स्टाफ है, उसमें से मैं उनको बताना चाहती हूँ हमेशा कि आप मेरे हॉस्पिटल में घूम कर देख सकते हो कि यहाँ पे 130 का जो स्टाफ है वो महिलाएं हैं, मात्र जो बाकी के परसेंटेज हैं वो पुरुष के हैं। तो आज महिलाएं हर फील्ड में आगे हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, नर्स हो, सिस्टर हो, वो कहीं पे भी आज ऐसी कोई फील्ड नहीं रहा जहाँ महिलाएं नहीं पहुँच पाई हैं। तो आप किस तरह से, और आज से 20 साल के बाद जो हम करते आए हैं कि जो वंश की बात वो लोग करते हैं कि वंश हमारा कौन बढ़ाएगा,
तो यह भी अब ऐसी कोई बातें नहीं रह गई हैं। आज बेटा भी पढ़ लिख कर बाहर निकल चुका होता है, बेटियां भी उसी तरह बराबरी से पढ़ाई लिखाई करके सेटल हो चुकी होती हैं। तो आपको अपनी एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी चाहिए कि आप पति पत्नी आपस में एक दूसरे के पूरक बने, ना कि अपने बच्चों पर डिपेंडेंसी लाएं। मेरी बस यही सलाह रहती है उनसे, और मैं समाज से भी यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इस बेटे बेटी के फ़र्क को मिटाएं। कोशिश करें कि दोनों को उतना ही प्यार दें, उतना ही मान सम्मान दें जो हम देते आ भी रहे हैं। क्या बात कही आपने। और हमें किसी शायर की, कवि की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं कि महज खेलने का सामान न समझा जाए, हमें इतना भी आसान न समझा जाए। महज खेलने का सामान न समझा जाए, हमें इतना भी आसान न समझा जाए। अब तो बेटे भी हो जाते हैं घरों से रुखसत, केवल बेटियों को मेहमान न समझा जाए। बहुत खूब। तो साथियों, ये था आज का प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे, जिसमें आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थी डॉक्टर रश्मि गोयल, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। उम्मीद है आज आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आज मैम के द्वारा दी गई जानकारियाँ पसंद आई होंगी, और हो सकता है भविष्य में वो जानकारी आपके कभी न कभी काम ज़रूर आए। आप अपनी राय भी हमारे ऐप के माध्यम से हमें मैसेज करके भेज सकते हैं। तो साथियों, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपसे फिर किसी प्रोग्राम में। और हम आपको बता दें, आज के इस प्रोग्राम में तकनीकी सहयोग रहा दीपक का। इसका संचालन किया आपके दोस्त आरजे राघव ने, और इस प्रोग्राम के प्रस्तुतकर्ता थे रमा शंकर शुक्ला। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूंगा आपसे फिर किसी प्रोग्राम में। और हम जाते जाते आपसे यही कहेंगे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, रेडियो धूम सुनते रहिए, क्योंकि आपके मनोरंजन की जिम्मेदारी अब है हमारी। नमस्कार।